हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कितनी दुखी थी मीना पति के रंगीन मिजाज से। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। मेरा एक लंबा इंतज़ार समाप्त हुआ। तुम मेरी जिंदगी में आए, या यूं कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गई। तुम्हारी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, मेरा मन तो पुलकित हो उठा। लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं तुम मेरा तिरस्कार न कर दो, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लोग आते, मुझे देखते, नाक भौं सिकोड़ते और बिना कुछ कहे चले जाते। मैं लोगों से तिरस्कृत होकर अपमानित महसूस करती। जीवन के सीलन भरे अंधेरों में भटकते भटकते कभी यहाँ टकराती, कभी वहाँ, कभी यहाँ चोट लगती तो कभी वहाँ। चोट खाते खाते हृदय क्षत विक्षत हो गया। दम घुटने लगा था मेरा, जीने की चाह ही नहीं रह गई थी। मैं ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास भी खोता जा रहा था। वैसे मुझ में आत्मविश्वास था ही कहाँ, वो तो मेरी माँ के जाने पर उनके साथ ही चला गया था। वो बहुत प्यार करती थी मुझे। उनकी मीठी आवाज़ से लोरी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी। मैं परी थी, राजकुमारी थी उनके लिए। पता नहीं वो मुझ जैसी साधारण रूप रंग वाली सामान्य सी लड़की में कहाँ से खूबियाँ ढूंढ लेती थी। मगर मेरे पास ये सुख बहुत कम समय रहा। मैं जब 5 वर्ष की थी, मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर अगले बरस ही घर में मेरी छोटी माँ आ गई। उन्हें पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो, मुझे फिर से माँ मिल गई। वो बहुत सुंदर थी। शायद इसी सुंदरता के वश में आ गए थे मेरे बाबूजी। मगर सुंदरता में बसा था विकराल स्वभाव। अपनी शादी के दौरान पूरे समय छोटी माँ मुझे अपने साथ चिपकाए रहीं, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि छोटी माँ मुझे मेरी अपनी माँ की तरह प्यार करेंगी। लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आई। 5 बरस की छोटी सी उम्र में ही मेरे दिल ने मुझे चेता दिया कि खबरदार, खतरा है। मगर ये खतरा क्या था, ये मेरी समझ में नहीं आया। सबके सामने तो छोटी माँ दिखाती थी कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे अच्छे कपड़े और वो सारी चीज़ें मिलती थी जो हर छोटे बच्चे को मिलती हैं, पर केवल लोगों को दिखाने के लिए। ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं प्यार के लिए तरस रही हूँ और छोटी माँ के दोगले व्यवहार से सहमी हुई हूँ। सुंदर दिखने वाली छोटी माँ जब दिल दहलाने वाली बातें कहती तो मैं कांप जाती। वो दूसरों के सामने तो शहद में घुली बातें करती, पर अकेले में उतनी ही कड़वाहट होती थी उनकी बातों में। उनकी हर बात में यही बात दोहराई जाती थी कि मैं इतनी बदनसीब हूँ कि बचपन में ही माँ को खा गई, और मैं इतनी बदसूरत हूँ कि किसी को भी अच्छी नहीं लग सकती। उस समय उनकी बात और कुटिल मुस्कान का मुझे अर्थ समझ में नहीं आता था। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा। मगर मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं था। मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ। मेरे पिता भी अब मेरे नहीं रह गए थे। वो पहले भी मुझसे बहुत जुड़े हुए नहीं थे, पर अब तो उनसे जैसे नाता ही टूट गया था। मैं जब युवा हुई तो मैंने देखा कि दुनिया बड़ी रंगीन है। चारों तरफ सुंदरता है, खुशियाँ हैं, आज़ादी है और मौज मस्ती है। पर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं लड़कों से दूर रहती। आस पड़ोस के लोग घर में आते तो मुझसे नौकरानी जैसा व्यवहार करते, मेरी हंसी उड़ाते। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, कहने के लिए है ही क्या। मैं पूरी तरह अंतर्मुखी, डरपोक और कायर बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की एक सुनहरी सुबह होती है। सुनहरी सुबह मेरी जिंदगी में भी तब आई जब तुम बाहर बनकर मेरी वीरान जिंदगी में आए। तुम्हारी वो नज़र मैं कैसे भूल जाऊँ। मुझे देखते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ गई थी, वो जैसे मुझे एक नई जिंदगी दे गई। याद है मुझे वो दिन जब तुम किसी काम से मेरे घर आए थे। काम तुरंत पूरा न होने के कारण तुम्हें अगले दिन भी हमारे घर रुक जाना पड़ा था। उन 2 दिनों में जब कभी हमारी नज़रें टकरा जाती, या पानी या चाय देते समय ज़रा भी उंगलियां छू जाती, तो मेरा तन मन रोमांचित हो उठता। मेरी जिंदगी में उत्साह की नई लहर दौड़ गई थी। फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी घट गया और तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ गए। एक लंबी तपस्या जैसे सफल हो गई। छोटी माँ ने अनजाने में ही मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उन्हें लगा होगा कि बिना दहेज के इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, और ये अनचाही बला जितनी जल्दी घर से निकल जाए उतना अच्छा है।
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाकर ही मुझे पता चला कि तुम दफ्तर जाकर कलम घिसने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती हो। तुम्हारा आलीशान मकान तो किसी फिल्म के सेट से कम नहीं था। नौकर चाकर ऐशो आराम की कमी भी नहीं थी। मैं तो जैसे सातवें आसमान में पहुंच गई थी। फिर भी मेरे दिमाग में वही संदेह, इतने बड़े आदमी होकर तुमने मुझे क्यों चुना। मेरी जिंदगी में कई अविस्मरणीय घटनाएं घटी, अलौकिक आनंद के पल भी आए। जब भी तुम्हें कोई सफलता मिली, तुम मुझे अपनी बाहों में भर लेते और सीने से लगाते थे। उस स्पर्श की सुकोमलता तथा तुम्हारी आंखों में लहराता प्यार का सागर और तुम्हारे नम होठों की नरमी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे मधुर क्षणों में मुझे अपने पर गर्व होता और दूसरे ही पल मन में ये शंका शूल सी चुभती कि क्या मैं इस सुख के काबिल हूँ। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो। जब कभी मैंने अपने इन विचारों को तुम्हारे सामने प्रकट किया, तुम्हारे होठों पर वही निश्चल हंसी आ जाती जिसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिर मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे प्यार में खो जाती। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए तुम कहते, तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो। अब रही सुंदरता की बात, तो मुझे रैंप पर कैटवॉक करती विश्व सुंदरी नहीं चाहिए। मुझे जो सुंदरता चाहिए वो तुम में है। एक बात कहूँ, तुमने मुझे अपनाकर मुझे बहुत सम्मान दिया है, जो किसी को विरले ही मिलता है। मगर एक प्रश्न है मेरा। हाँ, मुझे मालूम है। अब तुम ये पूछोगी ना कि तुम तो दावा करते हो कि मैं तुम्हें पहली ही नज़र में भा गई। मगर पहली ही नज़र में तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? यही है ना तुम्हारा प्रश्न। तुमने मेरी आंखों में झांकते हुए शरारत भरी हंसी के साथ कहा, तो मुझे मानना ही पड़ा कि तुम सुंदरता ही नहीं, लोगों के दिलों के भी पारखी हो। तुमने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो सुनो। तुमने ये प्रश्न कई बार मुझसे कहे अनकहे शब्दों में पूछा, मगर हर बार मैं हंसकर टाल गया। आज जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मूलतः मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे डर था कि कहीं एक अनाथ जानकर तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैंने जब से होश संभाला, अपने आप को एक अनाथ आश्रम में पाया। सभी अनाथ आश्रम फिल्मों या कहानियों जैसे नहीं होते। इस अनाथ आश्रम की स्थापना एक ऐसे दंपत्ति ने की थी जिन्हें ढलती उम्र में एक पुत्र पैदा हुआ था, और वो बेशुमार दौलत और ऐशो आराम पाकर बुरी संगत में पड़ गया था। वो जिस तरह दोनों हाथों से रुपया लुटाता था और ऐश करता था, उसी तरह उसे दोनों हाथों से ढेरों बीमारियां भी बटोरनी पड़ी। शादी ब्याह करके अपना घर बसाने की उम्र में वो इनका घर उजाड़कर चल बसा। वो कुछ समय तक तो इस झटके को सह नहीं पाए और गहरे अवसाद में चले गए। पर अचानक एक दिन उनके घर के आंगन में मैं उन्हें मिल गया, तो मेरी देखभाल करते हुए उन्हें जैसे अचानक ये बोध हुआ कि इस दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो माता पिता के प्यार और सही मार्गदर्शन के अभाव में या तो सड़कों पर भीख मांगते हैं या गलत राह पर चल पड़ते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि उनके पास जो अपार धन दौलत है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। फिर उन्होंने एक ऐसे आदर्श अनाथ आश्रम की स्थापना की जहां मुझ जैसे अनाथ बच्चों को घर की शीतल छाया ही नहीं, माँ बाप का प्यार भी मिलता है। मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग में परीक्षा पास की। उसके बाद एक दोस्त के आग्रह पर उसके काम से जुड़ गया। दोस्त पैसा लगाता है और मैं उसके व्यापार को कार्यान्वित करता हूँ। तुम तो जानती हो कि इस क्षेत्र में कितनी होड़ लगी रहती है। इसके लिए तो पैसा चाहिए ही, पर पैसों से ज़्यादा अहमियत है एक क्रिएटिव माइंड की। और मेरे मित्र को इसके लिए मुझ पर भरोसा ही नहीं, गर्व भी है। और मेरी इस खूबी का खाद पानी यानी जान तुम ही हो। तुमने मेरी नाक को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, तो मुझे अपने आप पर गर्व ही नहीं हुआ, बल्कि मानसिक शांति भी मिली। तुमने आगे कहना जारी रखा, मगर तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण है जो मुझे बहुत खटकता है। क्या? मेरा गला सूख गया। आत्मविश्वास की कमी। तुम जो हो अपने आप को उससे कम समझती हो। मैंने लाख कोशिश की, पर तुम मन के इस भाव से उबर नहीं पा रही हो। ये सब सुनकर मैं अपने आप पर और इतराने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की ऐसी खुशकिस्मत पत्नी हूँ जिसका पति उसे बहुत प्यार करता है और मान सम्मान देता है। मैं और भी लगन से तुम्हारे प्रति समर्पित हो गई। तुम रात रात भर जागते तो मैं भी तुम्हारे रंगीन कल्पना लोक में तुम्हारे साथ साथ विचरण करती।
तुम जब अपने सपनों के स्केचेस के रूप में कागज़ पर रखते हो, तुम मुझे दिखाते और मेरे सुझाव मांगते तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं अपनी बुद्धि को पैनी बनाते हुए सुझाव भी देती। लेकिन जैसे हर कलाकार होता है, तुम भी बड़े संवेदनशील हो। अपनी छोटी सी असफलता भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी आंखों की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जी जान से तुम्हें खुश करने की कोशिश करती, और तुम सचमुच छोटे बच्चे की तरह मेरे आगोश में आकर अपना हर गम भूल जाते। फिर नए उत्साह और जोश के साथ नए सिरे से उस काम को करते और सफलता प्राप्त करके ही दम लेते। तुम मुझे बड़ी खुशी होती और गर्व होता। अपने आप पर धीरे धीरे मेरा ये गर्व घमंड में बदलने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे मैं एक अभिमानी और सिरफिरी नारी बनती गई। मुझे लगने लगा था कि ये सारी औरतें जो धन दौलत रूप यौवन आदि सब कुछ रखती हैं, वो सब मेरे सामने तुच्छ हैं। उन्हें अपने पतियों का प्यार पाना या उन्हें वश में रखना आता ही नहीं। मेरा ये घमंड मेरे हाव भाव और बातचीत में भी छलकने लगा था। जो लोग मुझसे बड़े प्यार से और अपनेपन से मिलते थे, वो अब औपचारिकता निभाने लगे थे। उनकी बातचीत में शुष्कता और बनावटीपन साफ दिखता था। मुझे गुस्सा आता। मुझे लगता कि ये औरतें जलती हैं मुझसे। खुद तो नाकाम है पति का प्यार पाने में, और मेरी सफलता इन्हें चुभती है। इनके धन दौलत और रूप यौवन का क्या फायदा। उसी समय हमारी जिंदगी में अनुराग आ गया, हमारे प्यार की निशानी। तब जिंदगी में जैसे एक संपूर्णता आ गई। मैं बहुत खुश थी, पर दिल के किसी कोने में एक बात चुभ रही थी। कहीं प्रसव के बाद मेरा शरीर बेडौल हो गया तो। मैं सुंदरी तो नहीं थी, पर मुझ में जो थोड़ा बहुत आकर्षण है वो भी खो गया तो। पता नहीं कहाँ से ये असुरक्षा की भावना मेरे मन में कुलबुलाने लगी। एक बार शक या डर का बीज मन में पड़ जाता है तो वो महावृक्ष बनकर मानता है। मेरे मन में बार बार यही विचार आता कि तुम्हारा वास्ता तो सुंदर सुंदर लड़कियों से पड़ता है। तुम रोज नए नए लोगों से मिलते हो, कहीं तुम मुझसे उब कर दूर ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बिना अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने लगी। तुम कहाँ कहाँ जाते हो, किस किस से मिलते हो, क्या क्या करते हो, यानी तुम्हारी छोटी से छोटी बात मुझे पता होती थी। इसके लिए मुझे कई पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था। अब मैं रात दिन अपने आप में कुढ़ती रहती। जब भी सुंदर और कामयाब स्त्रियां तुम्हारे आसपास होती तो मैं ईर्ष्या की आग में जलती। तब कोई ना कोई कड़वी बात मेरे मुंह से निकलती जो सारे माहौल को खराब कर देती। यहाँ तक कि घर में छुटपुट विवाद और चिड़चिड़ापन वातावरण को गरमा देता। मेरे अंदर जलती आग की आंच तुम तक पहुंच तो गई, पर तुम समझ नहीं पाए कि इसका असली कारण क्या था। तुम्हारी भलमानसी को मैं क्या कहूँ कि तुम अपनी तरफ से घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहे। तुम समझते रहे कि घर में छोटे बच्चे के आने से ही मेरे कारण चिड़चिड़ापन है। उसे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। उसकी देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण मैं थक जाती हूँ। इसीलिए मेरा व्यवहार इतना रूखा और चिड़चिड़ा हो गया है। तुम्हें अपने पर ग्लानि होने लगी कि तुम मुझे और बच्चे को इतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए। आज तुम्हारे सामने एक बात स्वीकार करने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। भले ही मेरी नादानी पर तुम जी खोल कर हंस लो या नाराज हो जाओ। अगर तुम नाराज भी हो गए तो मैं तुमसे क्षमा मांगकर तुम्हें मना लूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। सच कहूँ, मेरी आंखें खोलने का सारा श्रेय मेरी सहेली सुरुचि को जाता है। जानते हो कल क्या हुआ था? मुझे अचानक तेज सिरदर्द हो गया था, लेकिन वास्तव में मुझे कोई सिरदर्द विरदर्द नहीं था। मैं अंदर ही अंदर जलन की ज्वाला में जल रही थी। यह बीमारी तो मुझे कई दिनों से हो गई थी, जिसका तुम्हें आभास तक नहीं है। हो भी कैसे? तुम्हें उल्टा सीधा सोचना जो नहीं आता, मगर सुरुचि को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था। कल शाम मुझे अकेली माथे पर बल डाले बैठी देखकर वो मेरे पास आकर बैठते हो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो। मैं कई दिनों से तुमसे कहना चाह रही थी, मगर मैं जानती हूँ कि तुम बहुत संवेदनशील हो, और दूसरी बात, मुझे आशा थी कि तुम समझदार हो और अपने परिवार का भला बुरा देर सवेर खुद ही समझ जाओगी। मगर अब मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। अपने मन को वश में करना सीखो।
लोगों को सही पहचानना सीखो। तुम्हारा सारा ध्यान अपने पति के इर्द गिर्द घूमती चकाचौंध कर देने वाली लड़कियों पर है। उनकी भड़कीली चमक के कारण तुम्हें अपने पति का असली रूप भी नजर नहीं आ रहा। अरे, एक बार स्वच्छ मन से उनकी आंखों में झांक कर देखो, वहां तुम्हारे लिए हिलोरे लेता प्यार ही नजर आएगा। तुम पुरु भाई साहब को तो जानती ही हो, वो इतने रंगीन मिजाज हैं कि रंगरेलियों का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वही क्यों, इस ग्लैमर की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे माहौल में भी तुम्हारे पति ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। पुरु भाई साहब की बीवी बेचारी मीना कितना दुखी होती होगी अपने पति के इस रंगीन मिजाज को लेकर। सबके बीच कितनी अपमानित महसूस करती होगी। किससे कहे वो अपना दुख। तुम जानती नहीं हो कि कितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जलते हैं। पुरु भाई साहब जैसे लोग जब उन्हें गलत कामों के लिए उकसाते हैं, तब जानती हो वो क्या कहते हैं। देखो, घर के स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर मैं सड़क की जूठी पतलों पर मुंह मारना पसंद नहीं करता। मेरी पत्नी मेरी सर्वस्व है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ आई है और अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर करती है। उसकी खुशी मेरी खुशी है। वो मेरे दुख से दुखी होकर आंसू बहाती है। ऐसी पत्नी को मैं धोखा नहीं दे सकता। वो मेरी प्रेरणा है। मेरी और मेरे परिवार की खुशहाली उसी के हाथों में है। फिर सुरुचि ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो ऐसे पति को पाकर निहाल हो जाना चाहिए और अपने आप को धन्य समझना चाहिए। उसकी इन बातों पर मुझे अपने आप पर ग्लानि हुई। उसके गले लगकर मैं इतना रोई कि मेरे मन का सारा मैल धुल गया और मुझे असीम शांति मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे धूप में भटकते राही को ठंडी छांव मिल गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारे सामने समर्पण करना चाहती हूँ। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी इस भटकी हुई पुजारन को अपनाते हो या ठुकरा देते हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।